ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का जो रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 आया है उसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 10 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि कंजूसी तो आप लोग बहुत करते हैं। आपका लाइक मेरा मनोबल बढ़ाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो प्रणाली था ये अकबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत जो था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था वो कोचिन में निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 1503 ईस्वी में अफांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचिन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था 1503 ईस्वी में। ठीक है, और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर शासक आदिल शाह से छीना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो गैर सदस्य कौन कर सकता है, किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, विभिन्न राज्यों की विधानसभा या विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। तो देखिए, राज्यसभा की निकाय जो होता है अध्यक्ष जो करता है वो गैर सदस्य करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लोकसभा की कार्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है, परंतु इसे समय से भी पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ था उस वक्त हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। कब, 25 जून 1975 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों को है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। और भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है अब 456 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं कंटूर रेखाएं। क्या कहलाती हैं, कंटूर रेखाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो हाइट रेखा द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, आइसो बार रेखा मानचित्र पर एक समान वायुदाब प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। तो ये पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। तो भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में, कितना डिग्री, 8 डिग्री उत्तर में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। सोमनाथ जो मंदिर है ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है, किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बेस रेट भारत में 8% से क्या है, अधिक है। ठीक है, और बैंक रेट वह रेट जिस रेट पर आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था, यानी कि बम्बई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5.5 किलोवाट का मतलब क्या होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो 5 इसमें हम 5.5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5×3=15, 5×3=15, यानी कि ये चला जाएगा 15 से ऊपर, यानी कि 9.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य होता है यदि डैश है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 120 दिया है, और m आपको 15 किलोग्राम दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लिख देंगे 120 जूल, 1/2 गुना m कितना दिया है, 15। तो इसको 15 लिख देंगे गुना v²। अब देखिए 15 से 120 कट जाएगा 8 बार में, ये इधर आके गुना हो जाएगा 16 बराबर v²। तो v का मान क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। v का मान हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल जो होता है ना वो प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि बल प्राकृतिक में अकेले, क्योंकि इसके समान
एक विपरीत बल कार्य करता है जिससे प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो बल जो है प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं रह सकता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। समय के साथ अगर मान लीजिए ये टाइम है, ये आपका वेलोसिटी है, इसके साथ वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, तो वेग और समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग और समय ग्राफ कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो कौन सा बल है जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सौर मंडल की संरचना को क्या करता है, बनाए रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड क्या होता है, सम्मिलित होता है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब भार बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg। अब देखिए भार अगर द्रव्यमान 10 किलो है, तो 10 किलो अगर द्रव्यमान है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल क्या होगा। अगर वस्तु तैरती है तो उसके वस्तु पे लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल जो होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल बात एक ही होता है। द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह उस द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल क्या होता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे ही हम उत्प्लावन कहते हैं। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि क्या नाम है, आप तालाब वालाब में चाहे कुछ रखिएगा तो कोई वस्तु या आप खुद जाइएगा तो एक ऊपर से एक बल लगता है, दिखाई हमें नहीं देगा लेकिन एक उत्प्लावन बल उस पर लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका कोई तापमान नहीं होता है, ये तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो परिवर्तित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है और ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। अब देखिए 700 मीटर पर सेकेंड की चाल है और दूरी कितना है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर का मतलब होता है कि 7000 मीटर होगा। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यही होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 7000, चाल आपका 700 है, 20 से 20 7 70, समय कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की जो बनावट होती है अंदर की ओर क्या होती है, उभरी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिचय के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होंगे। देखिए समय यहाँ पे क्या दिया है, समय 3 मिनट दिया है। ठीक है, और आपको आई जो दिया है यानी कि धारा का मान 0.8 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। क्या होता है, I इंटू टी। अब देखिए ये 3 मिनट को हम अगर सेकेंड में बदलें तो ये कितना सेकेंड हो जाएगा, 3 गुना 60
यानी कि 180 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि सारा सेकेंड में बदल के करते हैं। तो आई का मान कितना है 0.8 और टी का मान हो गया 180। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 8 144, यानी कि 144 कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण कौन होता है, तो दूध जो होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन या विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बाली और नमक का मिश्रण, ये सारा। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। कहाँ चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या हो। अब देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। कैसे होगा, तो हाइड्रोजन को देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 2:16 हो गया, यानी कि 1:8 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 होता है, मान। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन की प्रतिशतता, ये तो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है 1, और टोटल कितना है 9 गुना 100%, यानी कह सकते हैं 11.11 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि परमाणु का नाभिक जो है, नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिक मॉडल जो था पहली बार रदरफोर्ड यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके अनुसार क्या होता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, यानी रदरफोर्ड के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो LKLM, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, बोरबोरी के नियम से के अनुसार परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n² होती है। तो L जो कक्षा होता है KL यानी कि 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, ए बराबर होता है P+n, यानी कि P प्रोटॉन होता है और ए द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हमको द्रव्यमान, ए द्रव्यमान होता है, P प्रोटॉन होता है, n न्यूट्रॉन होता है। तो P+n यानी कि 10 + 17 यानी कि 27 हो जाएगा। कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो होता है कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है, और सबसे अधिक सक्रिय धातु जो होता है वो कैल्शियम ही होता है। नेक्स्ट, जब लिटमस विलियम न हो तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है। देखिए, जब लिटमस विलियम न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को यानी कि आवर्त कहा जाता है। आवर्त या पीरियड जो भी है,
आवर्त या पीरियड कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं? 18 वर्ग या ग्रुप भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्ती में जो होता है प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो एस्केरिस का साधारण नाम होता है राउंड वर्म जो है वो एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस क्या होता है? एस्केरिस स्तनीय की आंत का एक पोषदीय परजीवी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव रक्त क्या होता है? सामान्य मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता था? तो ये लुइस हैमिल्टन जो है, लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली सौर संचालित लघु ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो ये केरल में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस ट्रेन की क्षमता 3 बोगियों वाले इस ट्रेन की क्षमता 45 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस सुविधा केंद्र का निर्माण 11.57 करोड़ की लागत से ये किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश? तो ये स्पेन ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA और स्पेन के IAS और GTC के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या होगा? संयुक्त शोध परियोजनाएं जो भी होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि सभी पात्र वैज्ञानिकों, छात्रों तथा तकनीकविदों के लिए खुला रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका होमो जहांगीर भाभा को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे मुंबई में डॉक्टर भाभा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे वैज्ञानिक, गणितज्ञ तथा इंजीनियर थे और कलाकार भी थे। संगीत की इन्हें गहरी समझ भी थी। एक साथ इतने गुणों को देखकर ही महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इन्हें भारत का लियोनार्दो दा विंची भी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया था? तो लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तंजानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जॉन पोम्बे मगुफुली को चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये CCM पार्टी के थे। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो होता है ये 29 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।